नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 9 जुलाई और 9 जुलाई से संबंधित जो भी खबरें बनती हैं उनको हम लोग डिटेल्स प्लस एमसीक्यू फॉर्म में चलिए जानते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्त, यहाँ पर पहली खबर है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर अभियान चलाया है। कौन सा अभियान है? वन मित्र अभियान। जो भी उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं उनको उनके सीमाओं पर योगी सरकार बसाएगी वन मित्र। तो आखिरकार वन मित्र क्या है? तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पौधारोपण करते हुए दिख रहे होंगे और यहाँ पर आप वन विभाग का लोगो भी देखेंगे। तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार वृक्षारोपण अभियान 2024 के तहत पड़ोसी देश नेपाल और यूपी के जो भी सीमावर्ती राज्य हैं, चाहे उत्तराखंड हो गया, इधर नीचे मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, यहाँ पर उनके किनारे पर वन मित्र बसाएगी। इसके लिए 35 वन प्रभागों द्वारा स्थानों का चयन कर लिया गया है और योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर 35 करोड़ पौधारोपण के साथ हरितमा बढ़ाने के लिए वन विभाग पड़ोसी देश व राज्यों से भी समन्वय स्थापित कर रहा है। तो कितने वृक्ष लगाए जाएंगे आप याद रखिएगा, 35 करोड़ यहाँ पर वृक्ष लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है और जो भी ज़मीन है उसको यहाँ पर ले लिया गया है, उसमें लगाया जाएगा। बाकी उत्तर प्रदेश के जो भी सीमावर्ती राज्य हैं, चाहे एमपी हो गया, ठीक है, बिहार हो गया और नेपाल हो गया, उत्तराखंड हो गया, उन सब के किनारों पर यहाँ पर वन मित्र बसाया जाएगा और यह कार्यक्रम 20 जुलाई से होगा। वृक्षारोपण महाअभियान की सफलता के लिए वन विभाग पूरी तरीके से जुट गया है और यूपी के सीमावर्ती जनपदों में व्यापक पौधारोपण कार्यक्रम भी होगा। सीमावर्ती जनपदों से लगने वाले 35 जनपद, तो कितने जनपद हैं? 35 जनपद और 35 करोड़ का भी लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत जैसे सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और यहाँ पर तमाम जो है कि पड़ोसी राज्य से सटने वाले ज़िलों को इसमें शामिल किया गया है। तो आप याद रखिएगा, वन लाइनर फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य वन मित्र नामक अभियान शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर अगली खबर है जिसको हमने पहले भी कवर किया था वन लाइनर में, लेकिन आप यहाँ पर आज देखेंगे बजाज द्वारा लाया गया दुनिया की पहली सीएनजी बाइक। तो आप यहाँ पर सीएनजी बाइक देख रहे होंगे, क्या क्या इसकी खासियत है और इसका मतलब हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो जान लीजिए सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलेगी बाइक और केवल सीएनजी नहीं बल्कि इसमें पेट्रोल भी डलेगा। तो पेट्रोल कितना डलेगा, सीएनजी कितना डलेगा, क्या माइलेज है, ठीक है, और आपको पता होगा यह दुनिया की पहली सीएनजी बाइक है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है वन दिवसीय एग्जामों के लिए, एक दिवसीय एग्जामों के लिए यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। तो बजाज आप याद रखिएगा, देखिए, और बजाज दुनिया की पहली सीएनजी बाइक फ्रीडम। आप जब इसका लोगो देखेंगे, बाइक का नाम क्या है, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा फ्रीडम। तो इसका नाम क्या है? बजाज फ्रीडम। और 125 फ्रीडम 125 कितने सीसी के है? तो 125 सीसी के है। अलग अलग यहाँ पर उपलब्ध है, जैसे यहाँ पर देखेंगे इस अलग अलग पावरों में उपलब्ध है। अभी आगे हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे कितना प्राइस है, यह भी बात करेंगे। जैसे इस बाइक की लॉन्चिंग इवेंट में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए थे और कंपनी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बजाज फ्रीडम 125 सीएनजी बाइक कुल 330 किलोमीटर की रेंज है। यह बाइक 1 किलो सीएनजी पर 200 किलोमीटर तक का माइलेज देगी। देखिएगा, सीएनजी पर 100 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज। पूरी तरीके से गैस भरने पर सीएनजी टैंक का वजन 18 किलो होता है। कंपनी का दावा है सीएनजी पर 100 किलोमीटर प्रति किलोग्राम और पेट्रोल का उपयोग करते समय 65 केएलपी का माइलेज मिलता है। इसमें 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 9.5 पीएस की पावर और 9.7 एनएम की पीक टार्क जनरेट करता है। यह पेट्रोल और सीएनजी दोनों पर चल सकता है। आपको बता दें, इसमें 2 किलोग्राम पेट्रोल और 2 किलोग्राम सीएनजी यानी कि दोनों को भरने का यहाँ पर स्थान दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर बाइक में, ठीक है, तो जहाँ यहाँ पर टंकी का स्थान है, यहाँ पर आपको खोलने पर एक सिलेंडर मिल जाएगा और यहाँ पर बगल में ही पेट्रोल भरने का भी साधन मतलब स्थान दिया गया है।
देखिए इससे जुड़ी 6 बातों के बारे में। जैसे फ्रीडम 125 बाइक में सेगमेंट की सबसे लंबी सीट है, जिसकी लंबाई 785 है, और सीएनजी और पेट्रोल भरने के लिए एक कॉमन फ्यूल टैंक कैप कवर दिया गया है, यानी कि एक कवर खोलेंगे दोनों भर लेंगे। फ्रीडम 125 बाइक में 2 किलोग्राम सीएनजी टैंक और सीट के नीचे प्लेस किया गया है। बाइक के मजबूत टेलिस फ्रेम और सेगमेंट फर्स्ट लिंक्ड मोनोशॉक शामिल है, और बाइक सीएनजी में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ रिवर्स एलईडी कंसोल भी दिया गया है। ये मिस्र, तंजानिया, कोलंबिया, पेरू, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में भी एक्सपोर्ट होगी। तो 2 किलोग्राम इसमें सीएनजी और 2 किलोग्राम यहाँ पर पेट्रोल भरा जाएगा। दोनों को भरने के बाद 330 किलोमीटर तक यहाँ पर इसकी माइलेज है। देखेंगे तो यहाँ पर बाइक की परफॉर्मेंस देखते हैं। जैसे कि इंजन क्या है, 125 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन है। पावर आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। रेंज क्या है, 200 किलोमीटर सीएनजी और 130 किलोमीटर पेट्रोल से। टॉप स्पीड 90.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और पेट्रोल से जब चलेंगे तो 93.5 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर टॉप स्पीड रहने वाली। सीएनजी से 90 है, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएंट प्राइस भी है अलग अलग। जैसे वेरिएंट है NG04 ड्रम, इसका प्राइस है 95,000, और कलर का भी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा प्राइस इसका मिलता है 1,05,000, और NG04 ड्रम एलईडी है, और NG04 डिस्क एलईडी 1,10,000। यहाँ पर अलग अलग कलर का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट खबर आता है, झारखंड अभ्रक खादाने बाल श्रम मुक्त घोषित। यानी कि झारखंड में जो भी माइका का अभ्रक का खादान था, पहले क्या होता था, वहाँ पर बहुत संख्या में बाल श्रम यानी कि बच्चों को भी काम कराया जाता था, लेकिन यहाँ पर बाल श्रम मुक्त घोषित हो चुका है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR ने हाल ही में कहा है कि झारखंड की अभ्रक खादानों में कोई बाल श्रम नहीं है। कोडरमा में एक बड़ी पार्टी में यह खबर बनाई गई। यह एक बड़ा कदम था। जैसे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की बात करें तो इंग्लिश में कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि CPCR अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत की गई थी। यहाँ पर NCPR 2007 में अस्तित्व में आया है, और इसके अलावा यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। NCPR की स्थापना बात करें तो संविधान और देश के अन्य कानूनों में प्रदत्त बच्चों के अधिकारों की रक्षा की गई है इसके तहत। और यहाँ पर देखेंगे तो NCPCR को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत बच्चों के अधिकारों को भी सुनिश्चित करता है, ठीक है। और NCPCR द्वारा 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को यहाँ पर जो भी है इनको बच्चा माना गया है, और इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य जिसमें 2 महिलाएं शामिल होती हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को देखिएगा। अभ्रक का उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर चीन विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में अभ्रक का 8वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसके बाद चीन का स्थान है। भारत भले ही 8वां स्थान है, लेकिन यहाँ पर निर्यातक में नंबर 1 है। और भारत में भी बात करें तो आंध्र प्रदेश भारत के सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य में शामिल है, और इसके बाद राजस्थान का है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखें। देखिए पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में के जंगल में एक सींग वाला मेढक देखा गया है। आप यहाँ पर मेढक देख सकते हैं, बाकी इसका सींग कहाँ पर है आपको दिख जाए तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। शायद यही है, देखिए। तो इसको आप याद रखेंगे। जेनोफिस आपाटाने सींग वाले मेढक की एक नई प्रजाति है, जिसका नाम हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों द्वारा रखा गया है। यह खोज अरुणाचल प्रदेश के टेल वन्यजीव अभ्यारण्य, तो याद रखिएगा टेल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश, इसके घने जंगलों में की गई है। 1 लाइनर वाले फॉर्म में आएंगे, क्वेश्चन में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 जुलाई को मनाया जाता है।
WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है। सहकार और समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुजरात के गांधीनगर में। भारतीय शिपिंग रजिस्टर IRS और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी कि IIT बॉम्बे द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो है जहाज प्रक्षेपवक्र भविष्यवाणी उपकरण के विकास के माध्यम से समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ाना। देखिए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस शुल्क में कितने % की छूट दी है? तो 80%। इसके अलावा किसने जीवन समर्थ नामक नई पहल शुरू की है? तो जीवन समर्थ नामक पहल शुरू किसने किया है? तो यह किया है LIC ने। ठीक है, LIC। आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने LOS-4 उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह है जापान। जापान में आपको पता होगा आपदा प्रबंधन के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर भूकंप सबसे ज़्यादा आते रहते हैं। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली। अपनी सेना को जाने, क्या है इसका थीम, मतलब क्या है कार्यक्रम? अपनी सेना को जाने। तो यहाँ नई दिल्ली पर शुरू हुआ है। कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रांड प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर स्वर्ण पदक इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट है किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ध्रुव सितवाला ने। और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने घोषणा किया है कि 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए 28 सदस्यीय भारतीय ट्रैक और फील्ड दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा जी करेंगे। भाला फेंक से संबंधित है। किस कुश्ती सुपरस्टार ने रिंग प्रतियोगिता से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जॉन सीना ने। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताते रहिए। आज लाइट नहीं थी इसीलिए आपको आपकी क्लास ऐसे ही लेनी पड़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।